हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे रसायन विज्ञान से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्नों के बारे में जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ये सभी प्रश्न एनसीईआरटी की किताबों से लिए गए हैं और अगर किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें तो अति महत्वपूर्ण है। तो बच्चों चलिए देखते हैं कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन की खोज अगर देखा जाए तो जे थॉमसन ने की। ठीक, तो ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की। तो इसी तरीके से अगर प्रोटॉन की पूछी जाए तो आप बता सकते हैं कि प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की, और अगर न्यूट्रॉन की खोज पूछी जाए तो आप बता सकते हैं कि चैडविक ने की। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तीनों मेन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जिनके द्वारा ही आपका एटम बना होता है, यानी कि परमाणु बना होता है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की, अगर प्रोटॉन की बतानी हो तो रदरफोर्ड ने, और अगर न्यूट्रॉन की बतानी हो तो जेम्स चैडविक। ठीक है, अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं। तो यहाँ पर अल्फा, बीटा और गामा तीनों किरणों का उत्सर्जन करते हैं। कौन से आपके एलिमेंट जो रेडियोधर्मी एलिमेंट हैं। अगर देखा जाए तो यूरियम, थोरियम, रेडियम ये सब रेडियोधर्मी तत्व हैं और ये किस चीज़ का उत्सर्जन करते हैं, तो अल्फा, बीटा, गामा विकिरण का उत्सर्जन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि रेडियो सक्रियता की खोज किसने की। तो यहाँ पर रेडियो सक्रियता की खोज जिसने की उनका नाम है हेनरी बेकुरल, यानी साइंटिस्ट का नाम है हेनरी बेकुरल। इन्होंने रेडियो सक्रियता की खोज की। अगला प्रश्न है कि सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः माना जाता है। तो देखो सोडियम कार्बोनेट को अगर हम शॉर्ट में देखें तो सोडा बोल सकते हैं या सोडा ऐश बोल सकते हैं, यानी कि सोडा राख, है ना। तो अगर हम बात करेंगे सोडियम कार्बोनेट के सूत्र की, तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2। तो अगर 10H2 को हटा दिया जाएगा तो Na2CO3 को हम क्या बोलते हैं, सोडा या सोडे की ऐश। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है। तो बच्चों यहाँ पर बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। ये जो आपका Al है इसका अयस्क होता है, और ये जो आपकी Al है धातु है, और ये पृथ्वी में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। अगर धातुओं की बात करेंगे तो कितने परसेंट, 7 से 8%, है ना। और अगर अधातु में देखा जाएगा तो आपका जो ऑक्सीजन है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, कितने परसेंट, 49%। ठीक है, अगर इसी ऑक्सीजन को हम वायुमंडल में देखेंगे तो 21% पाई जाती है ना। अब इसके बाद में अगला प्रश्न है कि किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो मेन खनिज है जिसके द्वारा लोहा प्राप्त होता है वो आपका हेमेटाइट है ना, हेमेटाइट। इसके अलावा मैग्नेटाइट भी होता है, लेकिन जो आपका अयस्क सुविधाजनक हो और जिससे आपको ज़्यादा मात्रा में लोहा प्राप्त होगा वो आपका क्या होगा, हेमेटाइट। ठीक, अगला प्रश्न है बच्चों कि नीला थोथा का सूत्र क्या है। देखो नीला थोथा का सूत्र होता है कापर सल्फेट। यहाँ पर ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, नीला थोथा का सूत्र क्या होता है, CuSO4 इंटू 5H2O। तो ये होता है नीला थोथा का सूत्र, CuSO4 इंटू 5H2O नाम होता है। ये आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि कापर सल्फेट नीला थोथा का नाम होता है। इसको ब्लू विट्रियॉल भी बोला जाता है, तो ये भी आप याद रखना। ठीक, इसके बाद में अगला प्रश्न है कि कौन सा तत्व सामान्य ताप पर द्रव होता है। ठीक, तो अगर हम तत्व की बात करें या धातु की बात करें तो ये आपका जो पारा है ये 25 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, और पारा का सिंबल क्या होता है, Hg। ठीक, तो Hg से पारा को इंडिकेट किया जाता है। तो ये आपका एक मेटल है जो कि 25 डिग्री सेल्सियस जो कि आपका नॉर्मल टेम्परेचर होता है उस पर क्या है, ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। एक्सेप्शन केस में जाता है, क्योंकि अगर ऐसे बात करी जाएगी धातुओं की तो धातुएं सभी क्या होती है, ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन ये धातु है फिर भी ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस कौन सी है। तो बच्चों ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताना कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक,
कार्बन मोनोऑक्साइड को CO से लिखा जाता है, यानी कि इसका सिंबल आप CO इस्तेमाल करेंगे। और इसको दम घोंटू गैस भी कहा जाता है। तो जो आपके वाहन होते हैं उनसे जो कार्बन रिलीज होता है उसमें आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, और ये दम घोंटू गैस है, यानी कि जानलेवा गैस है। इसके अलावा जो सिगरेट से धुआं रिलीज होता है उसमें भी आपका कार्बन मोनोऑक्साइड ही होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है। तो बच्चों यहाँ पर देखा जाए तो ये जो रेडान है ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती, और रेडान का सिंबल क्या होता है, RN, है ना। RN से रेडान को दर्शाया जाता है। और कई सारी नोबल गैसें हैं जो एनवायरनमेंट में पाई जाती हैं, जैसे हीलियम है, नियान है, आर्गन है और क्रिप्टान, इसके अलावा जीनान, ये सभी एनवायरनमेंट में पाई जाती हैं, लेकिन ये आपकी रेडान नहीं पाई जाती। ठीक है। और पूरी अक्रिय गैसों को अगर देखा जाएगा तो 0.91% होता है रेशियो, जिसमें ये सभी गैसें पाई जाती है रेडान को छोड़कर। ठीक है। तो आपसे पूछा गया कि वो कौन सी गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती, ठीक, या वायु में नहीं पाई जाती, तो ये आपकी रेडान गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती। अगला प्रश्न है अम्ल वर्षा होती है। तो ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। तो कारखानों से निकलने वाला जो धुआं होता है उससे अम्ल वर्षा होती है। बेसिकली अगर वायुमंडल में देखा जाएगा तो N2O2 CO2 और अक्रिय गैसें ये निष्क्रिय स्टेज में पाई जाती हैं जो इन्वायरमेंट में नुकसान नहीं पहुंचाती। लेकिन जो कारखानों से निकलने वाला धुआं होता है जिससे आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे कि आपका CO2 हुआ, N2O हुआ या NO2 हुआ, है ना, या SO2 हुआ या SO3 हुआ, ये सब गैसें जब वायुमंडल में जाती हैं तो पानी से क्रिया कर लेती हैं तो क्या बना लेती हैं, अम्ल, और वही अम्ल अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक। तो कारखानों से निकलने वाले धुएं से क्या होता है, अम्ल वर्षा होती है। ठीक। तो कारण वहीं से बनता है। अगला प्रश्न है कि मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गैस या गंध का क्या कारण है। तो देखो बच्चों, मूत्रालयों के पास में जो नाक में चुभने वाली गंध का कारण है उसका रीजन क्या है, अमोनिया। ठीक। ये अमोनिया है, इसी की वजह से वहाँ पर एक विशेष तीक्ष्ण गंध निकलती रहती है, और जिसकी वजह से आंखों में जलन भी महसूस होती है। तो उसका रीजन ये आपका अमोनिया है ना। ये जो कि देख सकते हैं यहाँ पर NH3 के रूप में लिखा गया है, और ये है क्या, तो ये नाइट्रोजन का एक हाइड्राइड है ना। तो आपको इतना याद रखना है। अगला प्रश्न है कि कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है बायो के दृष्टिकोण से भी और इन्वायरमेंट के दृष्टिकोण से भी। तो कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। तो ये आपकी दो मेन गैसें हैं जो सबसे ज़्यादा उत्तरदायी हैं, एक आपकी CO2 और दूसरी मेथेन, है ना। तो CO2 तो सबसे ज़्यादा लगभग 82% अकेले डिस्टर्ब करती है ग्लोबल वार्मिंग को, और ये मेथेन तकरीबन 8%। ठीक। तो ये दोनों सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैसें हैं। अगला प्रश्न है कि भारी जल की खोज किस वैज्ञानिक ने की। तो बच्चों जो भारी जल होता है उसकी खोज की थी HC यूरे ने, है ना। देखो साधारण जल जो होता है उसका सूत्र H2 होता है, और जो भारी जल होता है उसका सूत्र क्या होता है, उसका सूत्र होता है D2O। ठीक। तो अगर आपसे पूछा जाए भारी जल का सूत्र क्या होता है, D2O। जो साधारण जल होता है उसका अणुभार होता है 18, और जो भारी जल है इसका अणुभार होता है 20। ठीक। तो इसी वजह से ये साधारण जल से थोड़ा भारी होता है ना। और 6000 भाग अगर साधारण जल के होंगे तो उसमें एक भाग भारी जल का होता है, और भारी जल का इस्तेमाल नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के तौर पर किया जाता है। ये भी आपसे पूछा जाता है, ठीक, कि भारी जल का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के तौर पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि कैंसर उपचार के लिए प्रयुक्त गैस है। देखो यहाँ पर आप इसी क्वेश्चन को पहले भी देख चुके हैं इनडायरेक्ट रूप से कि वायुमंडल में कौन सी नोबल गैस नहीं पाई जाती है, तो रेडान। ठीक है। तो उसी रेडान का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, कैंसर के ट्रीटमेंट में। तो कैंसर उपचार के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है, तो रेडान गैस का इस्तेमाल हम करते हैं किसके लिए, कैंसर के उपचार के लिए। अगला प्रश्न है कि लेंस किस कांच के बने होते हैं। देखो बच्चों जो लेंस होते हैं वो फ्लिंट कांच के बने होते हैं। ठीक, दो तरीके के होते हैं
बेसिकली अगर देखा जाए तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस, तो वो किस कांच के बने होते हैं, तो फ्लिंट कांच के बने होते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि हरित गृह प्रभाव में सबसे ज़्यादा असर डालने वाली गैस कौन सी है। तो बच्चों हरित गृह प्रभाव में सबसे ज़्यादा असर डालने वाली गैस आपकी कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो ये आपको बताना, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी कौन सी गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आपको याद रखना है। और अंतिम प्रश्न है कि पेट्रोल की आग बुझाने का सर्वोत्तम साधन क्या है ना। तो आपको बालू बताना, यानी पेट्रोल से जो आग लग जाती है उसको बुझाने में सबसे बेहतर तरीके से आपका बालू कार्य करता है। तो बच्चों आज के वीडियो में हम लोगों ने कुछ ऐसे प्रश्नों पर बात की जो अति महत्वपूर्ण है और किसी भी कंपटीशन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। और वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।